बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 15 का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फर्दर जो टॉपिक हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर हम फर्दर स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो पहले हम टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डियर स्टूडेंट, अराउंड 1820s ये ऑब्जर्वेशन की गई थी कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और अगर आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि कहीं पर भी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वो करंट जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये सोचा जाने लगा कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। रिवर्स प्रोसेस की पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करे तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड करंट को जनरेट कर सकती है। इस रिवर्स प्रोसेस की पॉसिबिलिटी के बारे में 1831 में सोचना शुरू किया गया और दो साइंटिस्ट माइकल फैराडे फ्रॉम इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी फ्रॉम यूएसए, ये दो साइंटिस्ट इस रिवर्स प्रोसेस की पॉसिबिलिटी को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हुए। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव किया जाए तो अगर वो कंडक्टर एक क्लोज लूप की फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वो मूविंग कंडक्टर एक करंट को जनरेट करेगा। इस प्रोसेस में आपने ऑब्जर्व किया कि जब कंडक्टर मूव कर रहा है तो वहां आपको कोई भी बैटरी नजर नहीं आ रही, कोई भी सेल या बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी कंडक्टर में आपको करंट की इंडिकेशन मिल रही है जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप ऑफ अ कंडक्टिंग कॉइल जनरेट हुआ, इस प्रोसेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे: द फिनोमेना इन विच वी स्टडी ईएमएफ एंड करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टिंग लूप। मैं रिपीट कर देती हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस को आप कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे: the phenomena in which we study current and EMF due to the change of magnetic field across a conducting loop. Dear student, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि इस प्रोसेस में हमें नजर आई इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट अ बैटरी। क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी या सेल यूज नहीं किया गया फिर भी करंट जनरेट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जनरेट हुई इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किस तरह एक कंडक्टर के अक्रॉस जनरेट होते हैं। इसके लिए आप इमेजिन करें कि आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कंडक्टर को कुछ इस तरह गैल्वानोमीटर की हेल्प से एक क्लोज लूप में कनेक्ट करें। इनिशियली ये कंडक्टर रेस्ट पर है। अगर आप गैल्वानोमीटर की नीडल को देखें तो वो इस वक्त 0 पर है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आ रही, कंडक्टर रेस्ट पर है। अब अगर हम इस कंडक्टर को लेफ्ट टू राइट मूव करें विद सम वेलोसिटी तो आप नोटिस करेंगे कि गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हुई, विच मीन्स कि इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ। अब अगर हम इस कंडक्टर को रिवर्स
मूव करवाएं, आई मीन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर कंडक्टर मूव करेगा तो आपको गैल्वानोमीटर की नीडल अगेन डिफ्लेक्ट करती हुई बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन नजर आएगी। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस में आपने नोट किया कि जब कंडक्टर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो गैल्वानोमीटर में करंट का जो डायरेक्शन है वो ये है, जबकि वो राइट टू लेफ्ट जब मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। अब इस प्रोसेस में जो करंट जनरेट हुई वो ये इंडिकेट करती है कि ये कंडक्टर एक सेल की तरह का बिहेवियर दे रहा है, क्योंकि ये अगर सेल का बिहेवियर ना दे रहा होता तो हमें करंट नजर ही ना आती। अगर हमें करंट मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव किया जाता है तो ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और ये सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है। ये करंट जो जनरेट हुई इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट, और जिस ईएमएफ की वजह से ये जनरेट हुई उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस सर्किट में कहीं पर भी कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी जब कंडक्टर मूव करता है तो करंट फ्लो ऑब्जर्व की जाती है। डियर स्टूडेंट, इस एक्टिविटी से जब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के कॉन्सेप्ट्स सामने आए तो हमने वो पैरामीटर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करती है। वो पैरामीटर्स कुछ इस तरह से हैं। पहले है स्पीड ऑफ द कंडक्टर, फिर है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, और फोर्थ है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर। इसमें जो पहले दो पैरामीटर्स हैं स्पीड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। और इन दोनों पैरामीटर्स को डिस्कस करने के लिए हम जिस इक्वेशन की हेल्प लेंगे वो इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्स की, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें F है मैग्नेटिक फोर्स, V है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, B है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और Q है चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को एलेबोरेट करें तो ये कुछ इस तरह बनेगी F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस इक्वेशन में जब आप फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशनशिप ऑब्जर्व करें तो फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो अगर आप जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, अगर आप उस कंडक्टर की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने से फोर्स ऑन चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, दैट फोर्स विल इंक्रीज। मैं रिपीट कर देती हूं कि जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, अगर आप उस कंडक्टर की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये फोर्स इंक्रीज हुई तो इसका मतलब है कि उन चार्जेस पर जो वर्क परफॉर्म होगा वो वर्क भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वर्क की इक्वेशन है W इज इक्वल टू F इंटू D। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि अगर फोर्स बढ़ी तो वर्क डन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर वर्क डन की वैल्यू बढ़ी तो इंड्यूस्ड EMF विच इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आपके पास वर्क की वैल्यू बढ़ने से इंड्यूस्ड EMF भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इंड्यूस्ड EMF बढ़ी तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू E ओवर R। इस इक्वेशन में जब इंड्यूस्ड EMF इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू जो कि है इंड्यूस्ड करंट वो भी इंक्रीज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि अगर वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हुई तो फोर्स इंक्रीज हुई। अगर फोर्स ऑन चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इंक्रीज होगी तो उन चार्जेस पर जो वर्क परफॉर्म हो रहा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वर्क डन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू भी इंक्रीज होगी।
अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये वो स्टेप्स हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में स्लो मूव करेंगे तो उसमें आने वाली इंड्यूस करंट कम होगी, लेकिन अगर आप उसी कंडक्टर को फास्ट मूवमेंट देते हैं तो करंट भी ज्यादा होगी। अब हम सेकंड पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और हम अगेन सेम इसी इक्वेशन की ही हेल्प लेंगे और ऑलमोस्ट यही सेम स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंड्यूस्ड करंट का रिलेशनशिप ऑब्जर्व करेंगे। इस इक्वेशन में अगेन अगर आप फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज की तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग वर्क परफॉर्म करेगी और वर्क की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली फिर इंड्यूस करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, ये स्टेप्स सुनने के बाद आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों पैरामीटर्स अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब थर्ड पैरामीटर की तरफ चलते हैं और थर्ड पैरामीटर है नंबर ऑफ टर्न्स। डियर स्टूडेंट, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी स्टडी की थी। अब अगर आप फोर्थ पैरामीटर देखें तो वो है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को चेंज करने से किस तरह चेंज होती है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर लेंगे। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जब आप रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस ऑब्जर्व करेंगे तो आपने स्पीड ऑफ कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ये तीनों पैरामीटर्स कांस्टेंट रखने हैं और आपने सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को चेंज करना है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर लिए। फर्स्ट वन है कॉपर, सेकंड वन है गोल्ड और थर्ड वन है एल्यूमिनियम। आप इन तीनों के रेजिस्टेंस के बारे में ऑलमोस्ट जानते ही हैं। कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे कम है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस है गोल्ड का, और सबसे ज्यादा जिस मेटल का रेजिस्टेंस है वो है एल्यूमिनियम। अब हम इन तीनों कंडक्टर्स को सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन इस मोशन के दौरान आपने तीनों गैल्वानोमीटर्स की नीडल्स पर कंसंट्रेट करना है। सो जैसे ही हमने इन तीनों कंडक्टर्स को मूव किया तो सबसे कम हमें करंट मिली एल्यूमिनियम के केस में, उससे ज्यादा करंट हमें नजर आई गोल्ड के केस में, और सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन थी या सबसे ज्यादा करंट हमें कॉपर के केस में नजर आई। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट की गई कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा था उसमें उसी रेशो से करंट की वैल्यू कम थी। सो अगर आप इन तीनों सिचुएशंस में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लें तो तीनों केसेस में इस प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आती है, और इस प्रोडक्ट को विच इज I into R फॉर दीज 3 केसेस, इस प्रोडक्ट को जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसे कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहां से हमें यह पता चला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। डियर स्टूडेंट, अगर आपने गौर किया हो तो हमने जितनी भी एक्टिविटीज अभी यहां पर परफॉर्म की रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, उनमें हमें नजर आया चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, किसी भी कंडक्टर को जब मूव किया जाता है तो ये डिपेंड करती है कि उस कंडक्टर के साथ जो लूप कनेक्टेड है उस लूप के अक्रॉस
मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी, या फिर उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी। इस ऑब्जर्वेशन से आप ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द लूप। और आपने चैप्टर 14 में चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स से रिलेटेड जो फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला था BA cos थीटा। इसमें B है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया ऑफ द लूप और थीटा है एंगल ऑफ कंडक्टर या ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इन तीन पैरामीटर्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर, इन तीन पैरामीटर्स को चेंज करके किस तरह आप चेंज ऑफ फ्लक्स एंड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम पहले ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। डियर स्टूडेंट, जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करें तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि इस सिचुएशन में जब हम B को विच इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जब हम चेंज करेंगे तो ये केस होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, और इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम जनरेट करेंगे चेंज ऑफ फ्लक्स और फर्दर फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। सो हम किस तरह किसी लूप या किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, उसके लिए आप ये अरेंजमेंट ऑब्जर्व करें। इस अरेंजमेंट में आपको एक कॉइल, उसके साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड नजर आ रहा है और उसके सामने एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल पॉइंट कर रहा है। इस वक्त मैग्नेट रेस्ट पर है, सो इस लूप के अक्रॉस कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा और गैल्वानोमीटर की नीडल इस वक्त 0 पर है। जैसे ही आप इस नॉर्थ पोल को या इस मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल तो इस कॉइल के अक्रॉस इंक्रीज इन फ्लक्स जनरेट होगा और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में जनरेट होगी एक करंट और गैल्वानोमीटर कुछ इस डायरेक्शन में उस करंट को इंडिकेट करेगी। इस सिचुएशन में मैग्नेट ने मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल। अब अगर हम इसके ऑपोजिट ऑब्जर्व करें, विच मीन्स कि अगर मैग्नेट हम मूव करें अवे फ्रॉम द कॉइल तो इस सिचुएशन में कॉइल के अक्रॉस जनरेट होगा डिक्रीजिंग फ्लक्स। इस डिक्रीजिंग या चेंजिंग फ्लक्स की वजह से अगेन कॉइल में हमें नजर आएगी करंट जिसे गैल्वानोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन के थ्रू इंडिकेट करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि इन दोनों मूवमेंट ऑफ मैग्नेट में जब मैग्नेट मूव हुआ टुवर्ड्स द कॉइल तो दिस वाज द केस ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द इंडिकेशन ऑफ करंट वाज इन दिस डायरेक्शन, and when the magnet was moving away from the magnet this was the case of decreasing flux, and in this case current indication is in opposite direction. So in दोनों केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ जिसकी वजह से जनरेट हुई इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है जिससे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ को किसी भी लूप या कॉइल के अक्रॉस जनरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ विच इज चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया को ऑब्जर्व करने के लिए आप कंडक्टिंग लूप को कनेक्ट करें विद गैल्वानोमीटर और उसे प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हमने इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बनाया है एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B। डियर स्टूडेंट, यहाँ याद रखिएगा कि आप खुद मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करेंगे, आपने जस्ट चेंज करना है एरिया ऑफ द लूप को। जब आप लूप को कुछ इस तरह स्ट्रेच करेंगे तो एरिया चेंज होने के साथ साथ इस लूप के अक्रॉस चेंज होगा फ्लक्स और ये चेंजिंग फ्लक्स जनरेट करेगा एक करंट को जो आपको गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन दिखाएगी। अगर अब आप इस लूप को कुछ इस तरह मूव करें कि इसका एरिया अगेन चेंज हो तो इस चेंज ऑफ एरिया की वजह से जब जनरेट हुआ चेंज ऑफ फ्लक्स
तो गैल्वानोमीटर ने अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होकर करंट को इंडिकेट किया। ये तो एक तरीका था जिसके थ्रू आपने चेंज ऑफ एरिया से चेंज ऑफ फ्लक्स एंड देन इंड्यूस्ड करंट को जनरेट किया। अब चलते हैं थर्ड वन, विच इज ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। डियर स्टूडेंट, इसके लिए आप सेम अरेंजमेंट को यूज करेंगे जो अभी हमने एरिया के लिए यूज की, और इस अरेंजमेंट में हम इस लूप को इसी के एक्सिस के अराउंड कुछ इस तरह रोटेट करेंगे। आप इसे दोबारा ऑब्जर्व करें। इनिशियली आपके इस लूप के अक्रॉस एक मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है विच इज इनटू द प्लेन। जैसे ही ये कॉइल मूव हुई और इस पोजीशन में आई तो फ्लक्स जीरो हो गया, विच मीन्स कि ये जो रोटेशन थी ये थी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, और इस ओरिएंटेशन की वजह से जो चेंज ऑफ फ्लक्स आया तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ था। अब अगर आप इस लूप को अगेन इस पोजीशन से रोटेट करके इस जगह पर लाते हैं तो ये इंडिकेट करता है चेंज ऑफ फ्लक्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि इस पोजीशन में फ्लक्स जीरो था, लेकिन जैसे ही ये रोटेट होकर इस पोजीशन पर आया तो इस रोटेशन में फ्लक्स जीरो से हुआ मैक्सिमम, और अगेन आपको करंट गैल्वानोमीटर में नजर आई बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, ये वो तीन मेथड्स थे जिनमें आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैग्नेट की मूवमेंट से, और सेकंड एरिया को चेंज किया और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया, और थर्ड वो था जिसमें आपने लूप की ओरिएंटेशन को चेंज किया और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा भी दो और मेथड्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन हैं। उन मेथड्स में आपको यूज करनी पड़ती हैं दो कॉइल्स। एक कॉइल को हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, जिसके साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, और इससे थोड़े से डिस्टेंस पर आपने प्लेस किया एक और कॉइल को जिसे कहा जाएगा सेकेंडरी कॉइल। आप इन दोनों अरेंजमेंट में फर्क नोट करें। जो प्राइमरी कॉइल की अरेंजमेंट है उसके साथ एक बैटरी अटैच्ड है, जबकि सेकेंडरी कॉइल की अरेंजमेंट के साथ कोई भी बैटरी अटैच्ड नहीं है। अब आपने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि सेकेंडरी कॉइल के साथ जो गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है उसकी नीडल क्या कोई करंट की इंडिकेशन देती है। ये तब आपको करंट की इंडिकेशन देगी जब आप प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड बैटरी को ऑन करेंगे, क्योंकि जब आप इस बैटरी को ऑन करेंगे तो प्राइमरी कॉइल एक सोलेनाइड की तरह बिहेव करते हुए एक्ट करेगी एक मैग्नेट की तरह, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करेगा तो सेकेंडरी कॉइल में जो कॉइल्स अटैच्ड हैं उन्हें मिलेगा चेंज ऑफ फ्लक्स, और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से आपको सेकेंडरी कॉइल में विदाउट अ बैटरी एक करंट नजर आएगी, और ये करंट कहलाएगी इंड्यूस्ड करंट। जब तक प्राइमरी कॉइल में आप करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे उस वक्त तक आपको सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से नजर आएगा इंड्यूस्ड करंट। लेकिन अगर आप प्राइमरी कॉइल में चेंज ऑफ करंट बंद कर देते हैं तो उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज भी बंद हो जाएगा और आपके पास सेकेंडरी कॉइल में आने वाली इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जाएगी। ये भी एक मेथड है जिसमें आप प्राइमरी कॉइल में होने वाले चेंज को किसी और नियर बाय सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक लास्ट मेथड भी मेंशन है आपकी बुक में और वो रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इस वक्त आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं जिसके सराउंडिंग में जो वायर अटैच्ड है वो है एक करंट कैरिंग वायर, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये बिहेव कर रहा है एक मैग्नेट की तरह, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसके बीच में आपने प्लेस किया एक क्लोज लूप विद अ कंडक्टर एंड गैल्वानोमीटर। इसमें आपने ना तो मैग्नेट को मूव किया और ना ही आपने इस लूप को मूव किया। आपने सिंपली ये करना है कि अगर आप इस करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज होने से
इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म चेंज होगा, जो कि इस लूप में से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा। जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों सिचुएशंस में आपको नजर आएगा करंट, और वो करंट कहलाएगा इंड्यूस्ड करंट। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपने मल्टीपल चीजों को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या फिनोमेना था। आपने देखा कि अगर आपके पास किसी भी लूप के अक्रॉस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां पर करंट आना स्टार्ट हो जाता है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को। फिर आपने ये ऑब्जर्व किया कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। वो पैरामीटर्स थे स्पीड ऑफ द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर। उसके बाद आपने मल्टीपल मेथड्स देखे जिनके थ्रू आप किसी भी कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस चेंज इन फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं, और ये चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट को। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे, उस मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। बट इंशाल्लाह